नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 36 दिन का वक्त बचा है। सबसे पहले झारखंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में चंपई सरकार का गठन भले ही हो गया है, लेकिन गठबंधन में टूट का डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इस गठबंधन के कई विधायक ऐसे हैं जिनका रुख अभी तक साफ नहीं है। इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन के कई विधायक आउट ऑफ रीच। हैदराबाद में नहीं जाने वाले एमएलए की संख्या बढ़ी। विनोद सिंह और प्रदीप भी हैदराबाद नहीं गए। हैदराबाद के होटल में 36 विधायक ही मौजूद हैं। यह अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है इस वक्त की कि हैदराबाद में ले जाया गया तमाम विधायकों को रांची से, लेकिन वहां पर अभी सिर्फ 36 विधायक मौजूद हैं। एक तरफ परिवार के सदस्यों का बागी रुख है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का डर जेएमएम और कांग्रेस हाईकमान को बेचैन कर रहा है। इस वक्त झारखंड की सियासत की ताजा स्थिति क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, महागठबंधन के जो 48 विधायक हैं, उसमें से 36 विधायक ही हैदराबाद के होटल में दिखाई दे रहे हैं। यह आंकड़ा आप देख सकते हैं, 36 विधायक सरकार के साथ है। ये जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, जो हैदराबाद के रिजॉर्ट में है, और रांची में 5 विधायक हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार के साथ हैं। यानी कुल ये 36 और 5 अगर मिला दे 41, यानी बहुमत का आंकड़ा। लेकिन बिल्कुल एज पर 41 ही विधायक चाहिए और 41 ही विधायक मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात ये, आप इधर देख सकते हैं, 7 विधायक ऐसे हैं जिनका रुख अभी तक साफ नहीं है। कुल 48 विधायक हैं, बहुमत के लिए 41 चाहिए, और अभी जो आंकड़ा बन रहा है, 36 विधायक हैदराबाद में हैं महागठबंधन के, और 5 विधायक रांची में ही हैं। 41। और निधि श्री मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं रांची से। निधि, देखिए, रिजॉर्ट से है निधि, हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, 36 विधायक रिजॉर्ट में, 5 विधायक रांची में, और बाकी के नाराज। 41 बहुमत का आंकड़ा है, और 41 ही आंकड़ा भी निकलकर सामने आ रहा है। क्या ताजा अपडेट आ रहा है? जो 36 है ये इंटैक्ट है, और जो 7 विधायक आउट ऑफ रीच है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? नहीं, देखिए, जो आउट ऑफ रीच है, ये नहीं कहा जा सकता है कि वो नाराज हैं या सरकार से टूट रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, वो ये कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस दोनों के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी। और बसंत सोरेन, चंपई सोरेन, ये दो एक ऐसे विधायक है, इसमें से चंपई सोरेन अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी जो जेएमएम के रूठे हुए विधायक हैं उनको मनाना। और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो आलमगीर आलम और राजेश जी, ये दोनों ऐसे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कांग्रेस के रूठे हुए विधायकों को मनाना। तो जो रूठे हुए थे वो अब ये मेरे पास जानकारी है कि सभी मान चुके हैं, और चूंकि इन सब को यहाँ रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है, बसंत सोरेन यहाँ नहीं पहुंचे। और हमने पहले भी जिक्र किया कि सीता सोरेन लंबे वक्त से नाराज चल रही थी, हालांकि आज वो दिखी हैं राजभवन में जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था। तो कुल मिलाकर अभी ये समझा जा रहा है कि जो रूठे हुए विधायक थे वो सभी मान चुके हैं, और फिलहाल सरकार पर टूटने का खतरा नहीं है। जो रूठे हुए विधायक थे उनको मना लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो विधायक पहुंचे हैं, रोहित, ये मैं आपको बता दूं कि 36 विधायक पहुंचे हैं। सीता सोरेन और बसंत सोरेन, ये दो बड़े नाम हैं जो यहाँ नहीं मैं आपको पहुंचे, रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटूंगा। देखिए, निधि का कहना है कि अभी जो शुरुआती दौर में लग रहा है कि रूठे हुओं को मना लिया गया है, लेकिन ये आंकड़ा रिजॉर्ट में 36 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, और रांची में 5 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। कुल मिलाकर 41 का 41 बहुमत के लिए, और 7 अभी भी अब मना लिए गए हैं। अगर मान गए हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त एक और बड़ी खबर झारखंड की सियासत से ही आपके सामने आ रही है। देखिए, सोरेन परिवार में फिर फूट पड़ी है। बसंत सोरेन की नाराजगी की खबर है। डिप्टी सीएम पद को लेकर बसंत सोरेन नाराज हैं। सूत्र ये बता रहे हैं बसंत सोरेन भी हैदराबाद के होटल में नहीं है, रिजॉर्ट में नहीं है। कल विधायकों को बसंत ही लीड कर रहे थे। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक,
बसंत सोरेन कल तक जो तमाम विधायकों को लीड कर रहे थे, आज उनकी नाराजगी की खबरें। 41 बहुमत का आंकड़ा, फ्लोर टेस्ट होना है, 41 विधायक चाहिए और अभी सिर्फ 41 ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बसंत सोरेन की नाराजगी, क्या कहेंगे? देखिए, बसंत सोरेन की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि उनकी बात पर मान गया था। हमारी जानकारी ये है कि जो गठबंधन के जो मेन नेता हैं वो सहमत हो गए थे कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जाए, लेकिन सीता सोरेन, जानकारी ये है कि सीता सोरेन इस पर सहमत नहीं हुई कि उनका अपना क्लेम था। तो बसंत सोरेन का भी कुछ नहीं हो पाया अभी और सीता सोरेन का भी नहीं हो पाया। अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है रोहित, कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार करने की नौबत आएगी तो बसंत सोरेन और सीता सोरेन को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अभी ये नाराजगी वाली खबर आ रही है और इसलिए भी आ रही कि बसंत सोरेन का ये क्लेम था, सोर्सेज ये कहते हैं कि वो ये भी चाह रहे थे कि उनको उनका ड्यू मिले, जो उनके मुताबिक उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक चैलेंज है। और इसके अलावा दूसरा चैलेंज ये भी है कि अभी भी कुछ ऐसे विधायक हैं, जैसे चमरा लिंडा हो गए, लोबिन हेब्राम हो गए, सीता सोरेन हो गई, ये और रामदास सोरेन हो गए। हालांकि वो बताया जा रहा है बीमार है, लेकिन ये लोग अभी साथ में नहीं है। और जो लोग साथ में गए भी हैं, उनको हैदराबाद इसीलिए भेजा गया है क्योंकि अभी ये श्योर नहीं उनमें से कितने साथ रह पाएंगे। तो ये बड़ी बात अभिषेक आपने कही कि ये साफ नहीं है कि साथ कितने रह पाएंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इस पूरी खबर को आप समझिए कि 5 तारीख को यानी सोमवार को बहुमत साबित करना है विधानसभा में। चंपई सोरेन जो नए मुख्यमंत्री बने उसके लिए 41 का आंकड़ा चाहिए और 41 ही विधायक जो रांची में और हैदराबाद के रिजॉर्ट में उनका आंकड़ा बनता है। और ऐसे में जो हेमंत सोरेन के भाई है बसंत सोरेन, अगर वो नाराज हो जाते हैं तो सोच सकते हैं आप क्या हो सकता है। यानी झारखंड का सियासी सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। एक तरफ एनडीए है जिसका लक्ष्य पूरी तरह से साफ है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो बचा भी रहेगा या खत्म हो जाएगा, इस पर अभी तक सस्पेंस है, क्योंकि कोई इकलौता राज्य ऐसा नहीं बचा जहां सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान किया गया हो। अब तक किन किन राज्यों में बिखराव हो चुका है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, उससे तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले ममता बनर्जी ने गठबंधन से किनारा किया, यानी बंगाल में इस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। खास बात यह है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए, इसका सुझाव ममता बनर्जी ने दिया था। आज जब संसद में इस गठबंधन की बैठक हुई तो टीएमसी की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार भी अलग हो चुके हैं, वो एनडीए में गए हैं। इस गठबंधन की पहली बैठक नीतीश कुमार ने ही करवाई थी, यानी वही इस गठबंधन के कर्ता धर्ता थे और अब वो कहते हैं कि उन्हें गठबंधन का नाम ही पसंद नहीं आता। ये नीतीश कुमार अब कहते हैं। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते बिल्कुल अलग है। दोनों पार्टियां सीधा कह चुकी हैं कि वो एक मंच पर किसी भी सूरत में नहीं आएंगी। और चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की बात अभी तक नहीं बन पाई है। यानी जिन राज्यों में मजबूत होने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, उन्हीं राज्यों में इस गठबंधन का नामो निशान मिटता दिखाई दे रहा है। बंगाल, बिहार और पंजाब की बात तो पुरानी हो गई। नई बात उत्तर प्रदेश की है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और मेरे पास पक्की खबर है कि कांग्रेस हाईकमान ने मायावती को मनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। बीएसपी से कांग्रेस की बातचीत अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश को लेकर गठबंधन के लिए बीएसपी को मना रही है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे पर अभी भी फंसा हुआ है पेच। 11 सीट पर सहमत नहीं है कांग्रेस हाईकमान। सपा यह बात कह चुकी है कि कांग्रेस 11 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, यह खबर मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने दी है। सीधे आशीष कुमार सिंह के पास ले आप चलते हैं। जी आशीष, क्या कहना आपका? ये जो बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस जो है वो बीएसपी के टच में भी है, गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है और टच में बीएसपी के, आखिरकार क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच में? आशीष, देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है रोहित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बिल्कुल व्यूअर्स को ठीक बताया। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस को लेकर के जो बातचीत चल रही थी वो तब से डीरेल होनी शुरू हो गई जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उनके मुखिया, ने ट्वीट करके 11 सीटों पर अलायंस ऐलान किया। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि इस पर कोई बात ही नहीं हुई थी, कोई सहमति नहीं हुई थी, यूनिलैटरल अनाउंसमेंट। उसके बाद 16 सीटें डिक्लेयर की, जिसमें लखनऊ जो कांग्रेस को ऑफर किया था, फर्रुखाबाद जो सलमान खुर्शीद का
गढ़ है, उनकी सीट है। इन सीटों पर भी जब कैंडिडेट उतार दिए तब ये संकेत मिलने शुरू हो गए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात से अपसेट है। और कल टॉप सोर्सेज से मेरी बात हुई, माफ कीजिएगा, और उनका ये कहना था कि देखिए हम ऑनरेबल सीट एडजस्टमेंट ही चाहते हैं, उससे कम अगर समाजवादी पार्टी देगी तो बात नहीं बन पाएगी। लिहाजा अब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से बातचीत टूट जाए, डीरेल हो जाए। और ऐसे में सबसे बड़ी बात रोहित, हमें सोर्सेज ने बताया कि कांग्रेस ने बीएसपी के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको दोबारा से शुरू कर लिया है। देयर इज कम्युनिकेशन, हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन सीट शेयरिंग की बात टूटती है तो बसपा के साथ जाने का ऑप्शन खुला हुआ है, बसपा से संपर्क किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की दूसरी रीजनल पार्टीज के साथ भी कांग्रेस संपर्क करके एक साथ मिलकर सीट शेयरिंग के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि रोहित, मुझे अलाउ करिएगा, मायावती इसके लिए राजी होंगी कि नहीं होंगी, यह बड़ा सवाल है। ये बड़ी अहम बात आशीष आपने बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष कुमार सिंह इस वक्त की बड़ी खबर उन्होंने दी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। अब देखिए मायावती को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, और अगर ये रणनीति सफल हुई तो यूपी में क्या हो सकता है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले यह समझिए कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। क्या बिहार बंगाल की तरह यूपी में भी गठबंधन टूट की कगार पर खड़ा है? दरअसल इन सबके पीछे अखिलेश यादव का रवैया है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार एक तरफा फैसले लेते रहे हैं। ये बात कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं और किसी से भी कुछ भी पूछने की वो जरूरत नहीं समझ रहे हैं। सबसे पहले 19 जनवरी को उन्होंने कांग्रेस से बिना बात किए ही राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीट देने का ऐलान कर दिया। 27 जनवरी को बिना किसी से बात किए ही कांग्रेस के लिए 11 सीट का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर लड़ने के लिए शुरुआत से ही राजी नहीं है। इतना ही नहीं, 30 जनवरी को उन्होंने यूपी की 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दिया। कांग्रेस हर कीमत पर इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए सहयोग कर रहा है और आगे भी करेगा। कोई हिडन एजेंडा इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है तो देखिए, ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अन्य पूरे ऑप्शन नहीं हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सबको हम साथ में लेने के इच्छुक भी हैं। ये प्रभारी है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, इनको आपने सुना। जिस दिन अखिलेश यादव ने यूपी की 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, उसके अगले ही दिन कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच मुकुल वासनिक के घर पर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई। मुझे पता चला कि बैठक कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर हुई, क्योंकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का कोई भी नेता अखिलेश यादव के फैसले से सहमत नहीं है। इसकी कुछ वजह भी है, ये वजह मैं आपको एक एक कर बताता हूं और ज्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस किसी भी सूरत में 11 सीटों तक सीमित नहीं रहना चाहती है। कांग्रेस अपने कोटे में फर्रुखाबाद और खीरी जैसी सीट भी चाहती है, जहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस का कहना है कि फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद लड़ते रहे हैं, ऐसे में इस सीट पर उसका दावा है। इसी तरह खीरी भी है, जहां से पार्टी रवि वर्मा या उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़वाना चाहती है। रवि वर्मा इस सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं और कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। और तीसरी सीट लखनऊ है, जहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। मुझे पता चला है कि कांग्रेस को लखनऊ की सीट का भरोसा दिया गया था, लेकिन यह भरोसा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में ही टूट गया है। यानी परेशानी सिर्फ सीटों की संख्या भर की नहीं है, कांग्रेस की मांग यह भी है कि जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है वो सीट भी उसे मिलनी चाहिए। और इशारा यह भी है कि अगर समाजवादी पार्टी बात नहीं मानेगी तो प्लान बी भी तैयार है। और अब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तरह तरह की बात कही जाने लगी है। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और एक संविधान बचाने का चुनाव है और किसी भी प्रकार की अब देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव ग्रास रूट्स में लड़ा जाता है। और जैसे अगर प्रत्याशियों का चयन जल्दी हो जाएगा तो मैं समझती हूँ उनको भी मजबूती मिलेगी और वो मजबूती के साथ भाजपा के साथ सामने खड़े होकर बढ़िया चुनाव लड़के जीत सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीएसपी और कांग्रेस में कभी गठबंधन नहीं हुआ है। यूपी में एक वक्त ऐसा भी आया जब ये दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, और ऐसा हुआ था साल 1996 के विधानसभा चुनाव में। तब नतीजे क्या रहे ये भी मैं आपको बता देता हूं।
देखिए, तब बीएसपी ने यूपी की 296 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 67 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को सीट बंटवारे में 126 सीट मिली थी और 33 पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस बीएसपी को करीब 20% तो कांग्रेस को 8% वोट मिले थे। हालांकि तब का दौर अलग था, बात 96 की है, अब का दौर अलग है। मुझे याद है जब 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीएसपी से गठबंधन की कोशिश की थी तो मायावती ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और उसके बाद दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। दोनों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जरूरत और माहौल के हिसाब से दोनों दल एक साथ फिर आ जाए। ऐसा क्यों हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब जरा समझिए, कांग्रेस शुरुआत से ही बीएसपी को इंडिया अलायंस में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीएसपी नहीं चाहती कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करे और अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से दूरी बनाती है तो बीएसपी के लिए माहौल सही हो सकता है। मायावती को अपनी खोई हुई सियासी जमीन भी हासिल करनी है, ऐसे में वो इस फैसले पर विचार कर सकती हैं। मायावती के सहारे कांग्रेस को उन राज्यों में भी फायदा मिल सकता है जहां दलित वोटर की संख्या ज्यादा है। के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सपा के साथ बातचीत नहीं बनी तो बसपा के साथ जाएंगे। कहते रहे तो हमें क्या मतलब। तो मतलब सर हम तो लड़ ही रहे, हम तो 16 सीटें डिक्लेयर कर दी है, 2 दिन बाद और डिक्लेयर करेंगे, 3 दिन बाद फिर डिक्लेयर। कांग्रेस से बात नहीं बनी तो आप लोग छोड़ देंगे। कांग्रेस से बात बन चुकी है, क्यों आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस बात नहीं सब वो तो बनी? बसपा के साथ बातचीत के लिए तैयार। कोई बातचीत कर नहीं रहा है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से फाइनल समझौता हो गया जी। तो रामगोपाल यादव को आपने सुना, उनकी बातों में तंज भी था। समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से यह बिल्कुल भी आभास नहीं होने देना चाहती कि इस खटपट की जिम्मेदार वो है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने मायावती के लिए सम्मान दिखाया था, उसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के लिए अपना त्याग दिखा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी अलग है। अब यहां सवाल यह है कि जब मायावती ने 15 जनवरी को ही यह ऐलान कर दिया था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, तो उनकी तरफ दोबारा क्यों देखा जा रहा है? दरअसल इसका जवाब समाजवादी पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन में नहीं रहेगी तो मायावती के लिए माहौल ठीक रह सकता है। इसके लिए सीट शेयरिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। मायावती ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकेंगी और गठबंधन ना करने की वजह से उन्हें वोट का ट्रांसफर ना होना बताया था। तो कांग्रेस के मामले में भी अलग हो सकता है। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। देखिए, राजनीति में जो दिखता है वो कभी भी हकीकत में अलग हो जाता है, यानी कुछ दांव भ्रम पैदा करने के लिए भी चले जाते हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से मायावती के साथ जाने की बात उछाली जा रही है तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी का दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस की जो हैसियत थी उसका बड़ा नुकसान हुआ। यही वजह है कि दबाव बनाने के लिए 11 सीटें देने की घोषणा अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से कर दी और दबाव में निश्चित रूप से कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस एक होशियार पार्टी है और एक पासा फेंका है बीएसपी के संग गठबंधन करने का, लेकिन मुझको लगता नहीं कि बीएसपी इतनी आसानी से गठबंधन करने जा रही है। देखिए, सियासत में फैसले हालात के हिसाब से लिए जाते हैं। अगर हालात बदलने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। अखिलेश यादव हर रणनीति को समझ रहे हैं। उनके तेवर भी पिछले कुछ दिनों से बदले बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था। पिछले 1 महीने में अखिलेश यादव ट्विटर पर इंडिया गठबंधन का कहीं भी कोई खास जिक्र नहीं किया। 27 जनवरी को जब उन्होंने कांग्रेस के लिए 11 सीट का ऐलान किया था, सिर्फ उसी वक्त इंडिया गठबंधन को इंडिया की टीम लिखा था। इसके अलावा वो हर जगह पीडीए का जिक्र करते हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यही उनका नारा है और 2024 का चुनावी पैगाम, जिसका जिक्र उन्होंने आज एक बार फिर किया। अभी मुझे जानकारी मिली है
भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। देखिए, अखिलेश यादव की बातों को हर कोई देख और सुन रहा है। इंडिया गठबंधन में जो राजनीतिक दल बचे हुए हैं उन्हें भी अब अखिलेश यादव पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी एक तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई। आज वहां सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक थी। इस बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हुए और जब बैठक के बाद ये नेता निकल रहे थे तो प्रकाश अंबेडकर ने एक बयान से संजय राउत और नाना पटोले असहज हो गए। दरअसल प्रकाश अंबेडकर ने कह दिया कि अब अखिलेश यादव भी ज्यादा दिनों तक इस गठबंधन में नहीं बचेंगे। सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट का मतलब नाम डिक्लेयर किया। अगर समाजवादी पार्टी वाकई इंडिया गठबंधन से बाहर जाने का प्लान बना रही है और कांग्रेस बीएसपी को पूरी ताकत के साथ अप्रोच कर रही है तो यह खबर किसके लिए अच्छी है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा हो जाएगा। हालांकि अभी भी होगा, लेकिन तब परिस्थितियां कुछ और हो जाएंगी और बीजेपी को इससे और ज्यादा मजबूती मिल सकती है। अब मोदी जी के युग में ये सब आहत हैं और आहत होने की वजह से अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं जी। कभी सपा बसपा के साथ जाने को सोचता है, बसपा कांग्रेस के साथ जाने को सोचता है, कांग्रेस इन दोनों के साथ जाने को सोचता है और जनता इन दोनों से दूर जाने की मतलब। देखिए, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग हो जाती है तो इंडिया गठबंधन का जो वजूद अभी तक बचा हुआ है वो भी खतरे में आ जाएगा। हालांकि सिर्फ कांग्रेस ही प्लान बी पर काम नहीं कर रही। जो दल इंडिया गठबंधन से अलग हुए हैं या होने वाले हैं उनके पास भी प्लान बी है। आज इसका जिक्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आएंगी और दिल्ली में सरकार बनाएंगी। মনে রাখবেন, দিল্লি জয় আমরাই করব, বাংলা পথ দেখাবে, বাংলায় আমরা একা লড়ব। তার কারণ আমরা জোট চেয়েছিলাম, কংগ্রেস করেনি, সিপিএম কংগ্রেসের জোট হয়েছে বিজেপিকে সাহায্য করবার জন্য। ममता बनर्जी को आपने सुना। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के इस प्लान के साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तब इन नेताओं का मिलना जुलना अक्सर हुआ करता था। कई राज्यों के क्षेत्रीय नेता गैर एनडीए और गैर यूपीए गठबंधन मोर्चा खड़ा करने में जुटे थे। इसमें कौन कौन से नेता थे मैं जल्दी से आपको यह भी बता देता हूं। सबसे पहला नाम अखिलेश यादव का ही है, जो अलग अलग राज्यों में जाकर नेताओं से मुलाकात करते थे। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने अब तीसरे मोर्चे की बात कही है। इस लिस्ट में केसीआर का नाम भी आता है, जिससे अखिलेश यादव कई बार मिल चुके हैं। इसी लिस्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी है, जो क्षेत्रीय दलों की एकता के समर्थक रहे हैं। हालांकि अभी ये इंडिया गठबंधन में है और जैसी रणनीति बन रही है उसके हिसाब से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पिछले साल जून के महीने में हुई थी और आज 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक कोई रोड मैप तैयार नहीं हो पाया, उल्टा कई साथी निकल कर चले गए। वैसे तो यह गठबंधन पहले दिन से ही सवालों के घेरे में था और अब इस गठबंधन के नेताओं ने ही उन सवालों को सही साबित कर दिया है। हालात इतने बदल गए हैं कि ममता बनर्जी अब खुलकर राहुल गांधी पर हमला करने लगी हैं। हमला भी ऐसा
कि जैसा अब शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया हो। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম দুটো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে আর কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। বিড়ি বাদ দিয়ে জানেই না কোনোদিনও, বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়। तो आपने देखा ममता बनर्जी बीड़ी बनाने का जिक्र इस वजह से कर रही हैं थी क्योंकि राहुल गांधी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में उन लोगों से मिले थे जो बीड़ी बनाने का काम करते हैं। यानी गठबंधन में अब तकरार खुलकर सामने आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है जो हकीकत को अभी भी स्वीकार नहीं करना चाहती। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, 27 पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में। हम समझते हैं कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में जो आज 18 सीटें हैं बीजेपी की, उसको घटाकर 0 तक लाएं, वो ही मकसद हमारा भी है। इंडिया गठबंधन में तृणमूल शामिल है। हमारे ओर से बातचीत खत्म नहीं हुआ है, हमारे ओर से। तो जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। आज मुझे जयराम रमेश की एक पुरानी बात याद आ रही है। जब इस गठबंधन में सब कुछ सही था तब जयराम रमेश ने ही कहा था कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर पार्टी जुबान बंद रखेगी और मन खुला रखेगी। लेकिन अब बंगाल से यूपी तक अगर गठबंधन में दिक्कत आ रही है तो इसके पीछे की वजह कांग्रेस का ज्यादा सीट वाला प्रेम ही है। बात करते हैं बिहार की सियासत की, जहां एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। आज जीतन राम मांझी ने इस बात का खुलासा कर दिया कि जब बिहार में उठापटक चल रही थी तो महागठबंधन की तरफ से उन्हें सीएम पद का ऑफर आया था। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो वो इनजस्टिस होगा। दरअसल जीतन राम मांझी को बिहार मंत्रिमंडल में 2 पद चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से थोड़े से वो खिंचे खिंचे से नजर आ रहे हैं।